हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं रेमा श्रीवास्तव और क्लास थर्ड। आज आप लोग रीड करेंगे चैप्टर 3 जिसका नाम है मात्रा ज्ञान। अर्थात इस क्लास में हम लोग मात्राओं के बारे में जानेंगे। जैसा कि आप सभी लोग जानते हो कि व्यंजन वर्ड जो होते हैं वो बिना स्वर की सहायता से उच्चारित नहीं किए जा सकते। इसलिए हमेशा व्यंजन वर्डों का उच्चारण स्वर की सहायता से किया जाता है और स्वर वर्ड अ जो होता है वो सभी व्यंजन वर्डों में निहित होता है। आप लोग को पता है कि हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या 11 होती है और व्यंजनों की संख्या 33 होती है। तो जैसा कि हम लोग को पता है कि स्वरों का रूप जब व्यंजन के साथ प्रयोग होता है तो स्वरों का रूप परिवर्तित हो जाता है, अर्थात बदल जाता है। स्वर जो होते हैं अपने मूल रूप में व्यंजन के साथ नहीं प्रयोग किए जाते हैं। व्यंजन वर्ड जब कोई किसी शब्द का निर्माण करते हैं तो उनके साथ स्वरों का प्रयोग होता है, और स्वर अगर अपने मूल रूप में व्यंजन वर्डों के साथ प्रयोग किए जाएंगे तो उनका जो रूप होता है वो विकृत होता है, अर्थात वो उच्चारित करने में कठिनता के साथ प्रयोग होते हैं, जिसके कारण हमें मूल अर्थ को ग्रहण करने में बहुत ही परेशानी होती है। तो मात्राओं का जो रूप होता है, स्वर का ही जो मात्रा होता है उसमें परिवर्तन आ जाता है जब वो व्यंजन वर्डों के साथ प्रयोग किए जाते हैं। स्वर के रूप परिवर्तन को ही हम मात्रा कहते हैं और आज इसी के बारे में हम लोग जानेंगे। तो क्लास थर्ड, चलिए आज हम लोग मात्रा ज्ञान के बारे में पढ़ते हैं। जैसा कि आपको मालूम है 11 स्वर है। 11 स्वर में कौन कौन से हैं? तो अ है आ, ई, उ, री, ए, ओ और औ। ये हमारे 11 स्वर हैं। और सभी वर्डों में, सभी व्यंजन वर्डों में अ निहित होता है, इसका मात्रा नहीं होता है। ये जब व्यंजन वर्ण उच्चारित किए जाते हैं तो उनके साथ स्वतः उच्चारित हो जाते हैं, तो इसका मात्रा कोई नहीं होता है। आ की मात्रा देखिए ऐसे लगती है, छोटी ई की मात्रा ऐसे, बड़ी ई की मात्रा ऐसे लगाई जाती है, छोटा ऊ का मात्रा ऐसे लगाया जाता है, बड़ा ऊ का मात्रा ऐसे लगाया जाता है और री का मात्रा ऐसे लगता है। री की मात्रा हमेशा व्यंजन वर्णों के नीचे लगती है। ए का मात्रा ऐसे, ए का मात्रा ऐसे और ओ का मात्रा ऐसे लगाया जाता है, ओ का मात्रा ऐसे लगाया जाता है। आप लोगों को ये मात्रा का प्रयोग समझने में दिक्कत ना हो इसलिए हम एक शब्द लिए हैं गुलाब। जैसा कि आप जानते हैं कि ये क्या है, स्वर का मूल रूप है और ये भी स्वर का मूल रूप है। जब हम इसको इस तरह से जोड़ के एक शब्द का निर्माण करते हैं तो ये मूल रूप में जब स्वर प्रयोग होते हैं तो इनका उच्चारण हम कैसे करेंगे? गौलाब, गौ ल आप ऐसे उच्चारित होंगे। लेकिन जब यही स्वर अपने रूप में परिवर्तित हो जाते हैं, अपने रूप में परिवर्तन कर देते हैं और मात्राओं में प्रयोग हो जाते हैं तो उनका रूप बदल जाता है और इस तरह ये मात्रा में परिवर्तित होते हैं। और जब ये मात्राओं में परिवर्तित हो जाते हैं तो उनको जब हम व्यंजन वर्णों के साथ लगाते हैं तो फिर उसका रूप बनता है ऐसे गुलाब। तो अभी हमको गुलाब को समझने में दिक्कत नहीं है, परेशानी नहीं है, क्योंकि जो गुलाब है यही रूप इसका हमारे किताब में प्रचलित है। ठीक है, जो भी हम पढ़ते लिखते हैं गुलाब का यही रूप हम प्रयोग करते हैं। लेकिन जब मूल रूप में प्रयोग करेंगे स्वरों को तो क्या होगा, हमें समझने में कठिनता होगी, हम समझ नहीं पाएंगे, थोड़ी सी दिक्कत होगी। इसीलिए इसका मानक रूप जो है गुलाब का यही है और इसमें स्वरों का रूप बदला हुआ है। ये केवल गुलाब शब्द के लिए नहीं है, हम कोई भी शब्द का निर्माण करते हैं और उसमें व्यंजन स्वर दोनों का मेल हुआ रहता है तो स्वर जो वर्ड होते हैं वो व्यंजन के साथ हमेशा अपने परिवर्तित रूप में प्रयोग किए जाते हैं। और स्वरों के बदले हुए रूप को ही हम मात्रा कहते हैं। मछली शब्द जो है, अगर हम इसको अलग करेंगे, स्वर को और व्यंजन वर्ड को अलग करेंगे और मूल रूप में अगर लिखेंगे, स्वरों को अपने मूल रूप में लिखेंगे तो क्या होगा, म छ ल ई, तो ठीक है अ अलग करते जाएंगे, म से अ अलग हो जाएगा, छ से अ अलग हो जाएगा, ल से बड़ी ई अलग हो जाएगी या दीर्घ ई अलग हो जाएगी। ठीक है, तो जब हम उसको उच्चारित करेंगे तो म छ ली ऐसे बोलेंगे। लेकिन जब मात्रा के रूप में स्वर प्रयोग हुआ रहेगा तो मछली हमें बोलने में स्पष्टता समझ में आएगा और हम आसानी से बोल सकेंगे। तो स्वर वर्णों का जो मात्रा का रूप होता है वह व्यंजन वर्णों के साथ प्रयोग किए जाता है और शब्दों के निर्माण में इनका प्रयोग होता है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि होती है।
तो ध्वनि किसे कहते हैं? जब हम व्यंजन वर्णों में से स्वर वर्ण जो कि अ उसमें निहित होता है, अ जो उसमें निहित होता है, जब उसको भी अलग अलग करते हैं, जैसा कि आप लोग जानते हो कि सभी व्यंजन वर्ण में अ निहित है, लेकिन जब हमें व्यंजन वर्णों से स्वर को अलग करना होता है तो व्यंजन वर्णों पे हम हलंत लगाते हैं और आगे उसके प्लस का निशान बनाते हैं, फिर उसके बाद अ लगाते हैं। तो जो मूल रूप का हमको व्यंजन का जो छोटा रूप मिलता है जिसके नीचे हलंत लगा रहता है या फिर जो अस्वर होता है वही हमारा क्या होता है? ध्वनि होता है। तो ध्वनियों के मेल से क्या होता है? वर्णों का निर्माण होता है और वर्णों के निर्माण से शब्दों का निर्माण होता है। भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई शब्द होती है, क्योंकि एक वर्ण जो होता है वह अर्थ व्यक्त नहीं कर पाता, लेकिन जब एक शब्द होता है तो वह किसी न किसी निश्चित अर्थ को व्यक्त करता है। यदि वो अर्थ नहीं व्यक्त कर पाता है तो वो निरर्थक शब्द हो जाता है, लेकिन जब वो अर्थ को व्यक्त कर पाता है तो वह शब्द होता है। सभी शब्दों का निर्माण किसी न किसी अर्थ को व्यक्त करने के लिए ही किया जाता है। उसका शब्दों का निर्माण का उद्देश्य ही यही होता है कि शब्द अपने अर्थ को व्यक्त कर पाए। यदि अर्थ व्यक्त नहीं कर पाता है तो उसे ही हम निरर्थक शब्द कहते हैं। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग आम बोलचाल की भाषा में चाय के साथ वाय का प्रयोग कर देते हैं, रोटी के साथ वोटी का प्रयोग कर देते हैं। तो चाय के साथ वाय और रोटी के साथ वोटी का जो प्रयोग होता है वही निरर्थक होता है। चाय तो हमारा सार्थक है, जिससे हमें ये मालूम है कि चाय बोलने से एक पेय पदार्थ का अर्थ का बोध होता है, और रोटी जो है हम लोग खाते हैं और एक निश्चित चीज के लिए ये नाम निर्धारित है, तो इसलिए वो भी क्या है? सार्थक है। इन दोनों ही शब्दों से हमें चाय और रोटी से किसी न किसी अर्थ की प्राप्ति होती है, लेकिन इनके साथ प्रयोग हुए वाय और वोटी से हमें कोई अर्थ की प्राप्ति नहीं होती है। इसीलिए वाय और रोटी क्या है? निरर्थक शब्द हैं, और चाय और रोटी क्या है? सार्थक शब्द है। तो क्लास थर्ड, उम्मीद है आप लोगों को ये चैप्टर समझ में आया होगा। नेक्स्ट चैप्टर हम लोग नेक्स्ट डे पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।